Prologue continued. Indigo Flight 6E766 HYD DEL में सवार। मैंने कहा, यह तो कहानी बड़ी मजेदार है। केशव मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि आपको यह दिलचस्प लगी, लेकिन तुम लड़के हो केशव। तुम श्रीनगर गए थे और ये सब किया? हाँ, सौरभ मेरे साथ आया था और उससे बहुत मदद मिली, लेकिन 2 औसत दर्जे के कोचिंग क्लास फैकल्टी के लिए यह बुरा नहीं है, मुझे लगता है, केशव ने कहा। यह अविश्वसनीय है। फिर क्या हुआ? तुम प्रार्थना सभा में गए थे? यह कल है सर। मेरा मतलब है आज, क्योंकि आधी रात हो चुकी है। क्या? तुमने अभी कहा कि तुमने सौरभ को बताया कि तुम छुट्टी के लिए शहर से बाहर जा रहे हो। ये 4 दिन पहले की बात है। मैं छुट्टी पर गया था, अब घर लौट रहा हूँ। मैंने अपनी घड़ी पर तारीख और समय देखा। 20 मई का सुबह 1:05 हुए थे। ओह, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा। कई जगह, अपने मन को शांत करने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। मैंने अनुमान लगाया क्योंकि फ्लाइट तेलंगाना से वापस आ रही थी। तिरुपति या कुछ और, मैंने कहा। केशव मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे जाना भी था। मैं वहां गया। मैं समझ गया कि वह मुझे और कुछ नहीं बताना चाहता। देवियों और सज्जनों, हम जल्द ही दिल्ली में उतरना शुरू करेंगे। फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान उतरा और हम दिल्ली की धुंध से ढकी रात की रोशनी देख सकते थे। कुछ ही मिनटों में विमान हल्की आवाज के साथ उतरा और रुक गया। उसने कहा, मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी की बात है। तो आज तुम उसे पकड़ लोगे? जारा के हत्यारे को जेल भेज दोगे? काश ऐसा ही हो। जाहिर है तुम करोगे। धन्यवाद। मैंने पूछा, क्या आप मुझे बाद में बताएंगे कि प्रार्थना सभा में क्या हुआ था? क्यों? ठीक है, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। वही जिससे तुमने कहा था, अरे नहीं, दोबारा नहीं, वही कहानी? मैंने शर्मिंदगी से कहा, मैंने ऐसा कहने के लिए पहले ही माफी मांग ली है। जैसे ही सीट बेल्ट का संकेत बंद हुआ, यात्री उठ खड़े हुए और कोहनी मारकर और धक्का मुक्की करके गलियारे से नीचे उतरने लगे। सभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उनके पास कोई आपात स्थिति हो, जैसे कि उनके घरों में आग लग गई हो और उन्हें दूसरों से 5 सेकंड वाले विमान में बाहर निकलना था। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको फोन करूंगा। कहानी पूरी करने के लिए हमने हाथ मिलाया और नंबरों का आदान प्रदान किया। जैसे ही हम विमान से उतरे, उसका फोन बज उठा। हाँ राणा सर, ठीक है, वह फुटेज ठीक है, उसने कहा। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, जबकि वह कॉल में व्यस्त रहा और तेज कदमों से आगे बढ़कर मुझसे दूर चला गया। मैं एरोसिटी के अंदाज होटल में अपने कमरे में पहुंचा, जो वेस्टर्न ग्रीन्स से 10 मिनट से भी कम दूरी पर था। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन सो नहीं सका। अब से कुछ घंटों में ही प्रार्थना सभा होने वाली थी। मुझसे कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक हत्यारा सेना अधिकारी पकड़ा जाएगा। मैं बिस्तर पर कई बार करवटें बदलता रहा और फिर आखिरकार मैंने अपना फोन उठाया और केशव को मैसेज भेज दिया। इस शाम के लिए शुभकामनाएं दोस्त। फ्रेंड्स, आज 26 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी ऑडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कहानी अपलोड करूं और कौन सी कहानी अपलोड करूं, कौन सी कहानी आपको पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगली कहानी वही शुरू करूंगी। धन्यवाद। जो तो अब चलते हैं चैप्टर 27 पर। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ शांति पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो हुआ उसे स्वीकार करने की शांति। मेरे लिए शांति इस तथ्य के बावजूद कि मैं हर पल अपने बेटे को याद करता हूँ। इतना गुस्सा न करने और यह न पूछने की शांति कि ऐसा क्यों हुआ। ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करने की शांति। सफदर ने प्रार्थना सभा में सभी को संबोधित करते हुए कहा। लोग फर्श पर अर्धवृत्ताकार रूप में बैठे थे। पुरुष और महिलाएं अलग अलग,
जारा के काले और सफेद चित्रों के कोलाज के सामने लगभग 40 मेहमान आए थे। सभी ने पेस्टल रंग के कपड़े पहने थे। उनमें से ज्यादातर जारा के चाचा और चाची थे, जो जैनब और सफदर की बूढ़ी और बीमार माँ के साथ फर्श पर बैठे थे। रघु मेरे भाई रघु मेरे बाईं और 3 स्थान पर बैठा था, जबकि सौरभ मेरे ठीक बगल में बैठा था। मैंने भीड़ में जारा के कई हॉस्टल के दोस्तों को भी पहचान लिया था। हिमाद्री से जारा की दोस्त सनम ने सफदर के बाद बात की। कमरा 105 अभी भी उसका है? ऐसा लगता है कि जारा किसी भी पल वहां से निकल जाएगी। मैं उसे हिमाद्री के बाहर लॉन में ढूंढती हूँ, जहां वह अपनी किताबों के साथ बैठकर पढ़ाई करती थी। सनम ने भावुक होकर कहा। मैंने समय देखा, शाम के 5:30 बजे थे। फैज अभी तक नहीं आया था। सफदर ने कार्ड भेजने के अलावा कैप्टन को व्यक्तिगत रूप से भी फोन किया था। फैज ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि भी की थी। मेरे निर्देश अनुसार सफदर ने फैज को एयरपोर्ट से लेने के लिए कार भी भेजी थी। हम नहीं चाहते थे कि वह पहले अर्जुन विहार स्थित अपने घर जाकर मलबा देखे। वेस्टर्न ग्रीन्स एयरपोर्ट के ठीक बगल में है। तुम सीधे हमारे घर आ जाओ। जब सलमा और बच्चे दुबई में हैं, तो घर क्यों जाना? सफदर ने फैज से फोन पर कहा था। मैंने अपने फोन पर श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट का स्टेटस चेक किया। फैज की फ्लाइट पहले ही लैंड हो चुकी थी। अगर वह नहीं आया तो क्या होगा? सौरभ ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने उसे शांत करने वाले अंदाज में सर हिला दिया। सनम के बाद सफदर ने रघु को बोलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही रघु हमें संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ, मैंने देखा कि एक टोयोटा फॉर्च्यूनर लॉन में आ रही थी। फैज यहाँ है। जब फैज ने अपने जूते उतारे और कमरे में दाखिल हुआ, तो सौरभ ने राहत की सांस ली। उसने दूर से ही हाथ जोड़कर सफदर और उसके परिवार का अभिवादन किया। मैं क्या कह सकता हूँ, रघु ने कहा और चुप हो गया। जब उसने फैज को कमरे में प्रवेश करते देखा, तो उसने अपना चश्मा ठीक किया। फैज ने रघु को देखकर मुस्कुराया, जिसने जवाब में एक संक्षिप्त सिर हिलाया। रघु ने अपना भाषण शुरू कर दिया। मैं यह कहना चाहता था कि अगर कोई ऐसा है जिसने उसकी कमी को सबसे ज्यादा महसूस किया है, तो वो मैं हूँ। जब आप किसी के साथ अपनी बाकी जिंदगी की योजना बनाते हैं और फिर वह हमेशा के लिए चला जाता है, तो आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे? फैज पुरुषों के सेक्शन के कोने में बैठ गया। जब रघु बोल रहा था, फैज ने मैसेज चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। मैं टूट चुका हूँ। मैं इससे निपटने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत काम करता हूँ क्योंकि मुझे सोचने का समय नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि मैं इस दुख में अकेला नहीं हूँ। यहाँ आप सभी, जारा के माता पिता, उसकी दादी, उसके दोस्त, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा दर्द सबसे ज्यादा है। आप सभी ने इस नुकसान को सहा है और अब भी दर्द महसूस कर रहे हैं। हम फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। फैज अभी भी अपने फोन से चिपका हुआ था। रघु ने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कुछ देर के लिए विराम किया। जारा के एक युवा चचेरे भाई ने उसे एक गिलास पानी दिया। रघु ने एक घूंट लिया और आगे बोला। अपने पूरे जीवन में मैंने जारा जितना दयालु, सकारात्मक, उदार, दयालु और प्यार करने वाला कोई नहीं देखा। वह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी थी। यह वही है जिसने मुझे जीवन में जो कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसके साथ वैसा महसूस कर पाऊंगा जैसा मैंने किया था। वह जहां भी हो, मैं उसे बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, उन सभी यादों और उन सभी सकारात्मक चीजों के लिए जो मैंने तुमसे सीखी। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। रघु ने अपना भाषण समाप्त किया। वह आंखें बंद करके दुख से अभिभूत होकर खड़ा रहा। सनम उसके पास गया सनम उसके पास गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे धीरे धीरे उसकी सीट पर वापस ले गई। कुछ और रिश्तेदारों के बोलने के बाद एक मौलवी ने प्रार्थना पढ़ी, जो प्रार्थना सभा के अंत का संकेत था। लोग जाने से पहले सफदर को व्यक्तिगत रूप से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आगे गए। शाम 7 बजे तक मुट्ठी भर लोग बचे थे। फैज सफदर के गले मिलने आया। फैज ने कहा, अंकल, मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं,
तुम इतने दूर से आए हो, खाना खाओ और फिर जाओ। सफदर ने कहा, अंकल, मैंने आपको बताया था हमारा वार्षिक सैन्य अभ्यास चल रहा है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी है, वह भी अनुकंपा के आधार पर। हाँ, लेकिन आपकी फ्लाइट कल है। फैज ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अब भी घर नहीं गया हूँ और मेरा वरिष्ठ अधिकारी मुझे लगातार मैसेज भेज रहा है। सफदर दुखी नजर आया। क्या यह घर नहीं है? मुझे एहसास दिलाओ कि मैं अब भी अपने बच्चों के साथ खाना खा सकता हूँ। वह रघु की ओर मुड़ा। रघु, प्लीज, तुम भी रात के खाने के लिए यहीं रुको। बिल्कुल अंकल, रघु ने विनम्रता से कहा। केशव, सौरभ, तुम भी। सनम, कृपया अपने दोस्तों को कहो कि वे यहाँ रुकें और खाना खाएं। तुम लड़कियां जैनब को डिनर पर साथ देना। सनम ने सर हिला दिया। सफदर ने कहा, लड़कों, आओ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। सफदर लॉन के डाइनिंग रूम ने मुझे हर बार प्रभावित किया। उस अलंकृत 18 सीटों वाली मेज पर आज रात सिर्फ 5 मेहमान थे। सफदर हमेशा की तरह मेज के सिरहाने अपनी सीट पर बैठे थे। रघु और फैज उनके बाईं ओर बैठे थे, जबकि सौरभ और मैं उनके दाईं ओर की कुर्सियों पर बैठे थे। मैंने अपना फोन गोद में रखा और इंस्पेक्टर राणा को मैसेज टाइप किया। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। अब तुम मुझे बताओगे कि यह क्या है? उसने बोला। मैंने राणा को किसी जरूरी काम के लिए तैयार रहने को कहा था। वेस्टर्न ग्रीन्स से आप कितनी दूर हैं? मैंने जवाब में मैसेज किया। मैं हौज खास में हूँ, शायद 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। 238 वेस्टर्न ग्रीन्स। यह उस लड़की जारा के माता पिता का घर है। हाँ, कुछ आदमियों के साथ आना। मैं तुम्हें उसका मैं तुम्हें उसका हत्यारा सौंप दूंगा, सबूत के साथ। क्या? कौन? कैसे? तुम्हें पक्का पता है? उसने जवाब दिया। आओ और अपने सभी सवालों के जवाब पाओ। मैंने फोन से नजरें उठाई। सफदर मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। आज की पीढ़ी को अपने फोन की इतनी लत है। जारा भी ऐसी ही थी। माफ करना अंकल, मैंने कहा। मेरी माँ सिर्फ यह जानना चाहती थी कि मैंने खाना खाया या नहीं। सफदर ने कहा, कोई भी आपको आपके माता पिता जितना प्यार नहीं कर सकता। 2 सर्वर भोजन कक्ष में आए, जिनमें से प्रत्येक के पास भोजन से भरी एक ट्रे थी। उन्होंने मेज पर व्यंजन रखे, पीली दाल, फुलके, गोभी, आलू, चिकन सूप और रायता। इस गम इस गंभीर अवसर को ध्यान में रखते हुए लॉन परिवार ने अपने निवास पर परोसे जाने वाले आम दावतों की तुलना में एक साधारण भोजन की व्यवस्था की थी। सर्वर ने हमारे प्लेटों पर व्यंजनों के अलग अलग हिस्से परोस दिए। सफदर ने कहा, मैं भी पिछले साल फेसबुक से जुड़ा था। अब वे कहते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। इंस्टाग्राम? सौरभ ने कहा। हाँ, वही। यह बहुत भ्रामक है। क्या मुझे कुछ और जानना चाहिए? सफदर ने पूछा। सौरभ का एक पसंदीदा ऐप है, मैंने कहा। इससे उसे नए दोस्त बनाने में मदद मिलती है। कौन सा? सफदर ने पूछा। कुछ नहीं, सौरभ ने मुझे लात मारी और मेज के नीचे धकेल दिया। ऐप्स अब दुनिया पर राज करते हैं, रघु ने कहा। वैसे इंस्टाग्राम का मालिकाना हक फेसबुक के पास है। क्या ऐसा है? सफदर ने आश्चर्य से कहा। हाँ, व्हाट्सएप भी, रघु ने कहा। उसने चावल और दाल अपने हाथों से खाया, ठीक वैसे ही जैसे वह हॉस्टल में खाता था। फैज ने कहा, मुझे व्हाट्सएप बहुत पसंद है। इससे मुझे दूर रहने वाले लोगों से संपर्क में रहने में मदद मिलती है। घरेलू सहायिका ने खाना परोसना खत्म कर दिया। सफदर ने उनसे कहा, जब तुम जाओ तो दरवाजा बंद कर कर जाना। फैज ने सफदर की ओर देखा, कुछ हद तक चौंके हुए लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए। माफ करें, मैंने सोचा कि हम जारा के मामले पर चर्चा कर सकते हैं, सफदर ने कहा। मैं नहीं चाहता था कि कोई और सुन ले। फैज ने सिर हिलाया और अपनी रोटी तोड़कर दाल में डुबोई। उस चौकीदार का मुकदमा जल्द ही शुरू होगा, फैज ने कहा। सफदर ने शांत स्वर में कहा, चौकीदार ने ऐसा नहीं किया। नहीं? फैज ने पूछा। उसकी रोटी का निवाला उसके मुंह में आते आते रुक गया। नहीं। मैंने अपना कांटा और चाकू मेज पर रख दिया। तुम्हें पक्का यकीन है ये लक्ष्मण नहीं है, चौकीदार नहीं है?
पुलिस ने टीवी पर बताया कि उसने ये सब किया था? फैज ने पूछा। मुझे यकीन है, मैंने कहा। वास्तव में मैं यह भी जानता हूँ कि हत्यारा कौन है। सबकी नजरें फैज की तरफ घूम गई। रोटी पकड़ने वाला हाथ कांप उठा। फैज ने कहा, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गद्दार, मैंने तुम्हारे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया, सफदर ने कहा। क्या कह रहे हो अंकल? फैज ने पूछा। सफदर ने अपनी कनपटी पर हाथ से दबाव डाला। उसने कहा, तुम जारी रखो केशव। मैंने कहा, कैप्टन फैज खान, कृपया आप खड़े हो जाएं। हैं? फैज ने पहले तो झिझकते हुए कहा। सफदर ने उसे घूर कर देखा और फैज खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या? फैज ने पूछा। मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। अगर हत्यारा भागने की कोशिश करता है तो? सौरभ, रघु और सफदर हैरान दिखे। आपने कहा, सफदर ने कहना शुरू किया, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। अंकल, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। अब समय आ गया है कि हत्यारा खुद हमें सच बताए। मेज पर बैठे सभी लोग उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, 6E766, 8 फरवरी 2018। क्या कह रहे हो भाई? ये तो वो नहीं है जो... सौरभ ने कहा। एक मिनट सौरभ, मैंने कहा। मेरे पास एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज है। सच बोलो या फिर... चिरमराहट की आवाज आई और रघु ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। मुझे शौचालय जाना है, मैं अभी आता हूँ, रघु ने कहा। मैंने कहा, कैप्टन फैज। मैंने रघु की ओर आंखें घुमाई। सैन्य कमांडो की तुरंत संदेश सैन्य कमांडो को तुरंत संदेश समझ में आ गया। वह बिजली की गति से अपनी सीट से उछला और अपनी मजबूत भुजाओं से रघु को पीछे से पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, फैज ने कहा। उसकी मजबूत बाइसेप्स उभरी हुई थी। अरे, मैं बस टॉयलेट जाना चाहता हूँ। रघु ने अपने खाली हाथ से अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। बैठो रघु,